धूप में बैठे, आप अंदर आने की तो इजाजत दे सकते थे, अब से पहले भी ऐसा हुआ है। इतना नहीं होना चाहिए, इतना ठीक है, आप जीत गए, जनता ने आपको जिताया है और सर आंखों पर है, आपको काम करने के लिए जनता ने जिताया, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि दुश्मनी इस हद तक हो कि आप विधानसभा के परिसर तक में हमें अंदर ना आने दें। तो ये बिल्कुल कतई तौर पर अमानतुल्लाह जी, आप एक मिनट, हरी जी मुझे अपनी बात कहने दीजिए, आप बैठिए एक मिनट। कोई नहीं, मैं खड़ा हूं, बैठिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपको आप बोलेंगे, आपके टर्न है, आप बोलेंगे। मैं आप फिर स्पष्ट कर दूं सभी को, उपराज्यपाल के अभिभाषण पर इस प्रकार की हरकत जो यहाँ की गई वो सर्वथा निंदनीय है। भारत के इतिहास में इस तरह की घटनाएं चंद बार ही हुई हैं। अभिभाषण अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी यहाँ पर सदन को एड्रेस करने के लिए साल में एक बार आती है। उस समय ना कोई वाद विवाद होता है, ना कोई सदन चल रहा होता है, वो सिर्फ अभिभाषण के लिए ही समय तय होता है। सदन ने जो कल निर्णय लिया, मैं सदन को बधाई दूंगा कि आपने इतने बड़े अपराध के विरुद्ध जो निर्णय लिया उसमें बहुत ही बैलेंस अप्रोच रखी। मात्र 3 दिन के लिए इस पर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का भी मामला बनता है। ये एथिक्स कमेटी में भी सजाएं जो इस रूल बुक में दी गई हैं वो इससे कहीं भारी भारी हैं। तो इसलिए अब उपराज्यपाल का अभिभाषण किसी राजनीतिक पार्टी से किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, वो सबके लिए है, पूरी दिल्ली के लिए है। तो इसलिए उन्होंने जो यहाँ पर कल उद्दंडता की, समझाने और कहने के बाद भी जिसको नहीं माना गया, इसलिए सदन को ये फैसला लेना पड़ा। अब आप अपनी बात करें विषय पर। नहीं, देखिए, मैं तो ये चाहूंगा कि आप तमाम हमारे जितने भी साथी हैं आप उनको बुला लें। कई बार ऐसा हुआ है कि आपको बाहर भेजा गया, जब अनुरोध आपके दूसरे साथी ने किया तो हमने ओम प्रकाश जी को और दूसरे लोगों को आपके अनुरोध पर हमने बुलाया। तो मैं तो यही चाहूंगा कि वो सारे पार्ट हैं, और क्योंकि अभी जो है आपका डिप्टी स्पीकर का भी चयन होना है, उसका इलेक्शन होना है, तो उसमें अपोजिशन अगर नहीं रहेगा तो वो ठीक नहीं होगा किसी भी लिहाज से। तो हम तो यही चाहेंगे कि भाई आप सबको बुलाएं, आप क्योंकि सीट पर बैठे हैं और आप सबके अध्यक्ष हैं। हम तो यही चाहेंगे कि आप ये सारी चीज़ों को देखते हुए उन सबको अंदर बुला लें, और हमने कई बार ऐसा किया है पीछे भी, और ये तो पार्ट है इस वक्त में, क्योंकि हम भी हिस्सा हैं विधानसभा का। और बड़ी अच्छी बात है कि दिल्ली की जनता ने विषय पर आपको चुन करके भेजा है, और हम खैर मकदम करते हैं इसका, जनता ने कहा। और हम यही चाहेंगे कि आप तमाम तबकात के साथ में जो भी हैं कार्य करें, और हम मुख्यमंत्री जी से भी और तमाम मंत्री से और तमाम विधायकों से हमारी तो ये रिक्वेस्ट रहेगी, ये दरख्वास्त रहेगी कि आप दिल्ली की जनता के लिए काम करें। और मैं एक और बात करना चाहूंगा, जिस तरह से मैं यहाँ मौजूद हूँ, सीएजी पर बात करनी है, मुझे सीएजी पर बात करनी है तो करिए। मैं ये करना चाहूंगा कि जिस तरह से कोई निकम्मा कह रहा है, कोई बेईमान कह रहा है, कोई निकम्मी सरकार कह रहा है, तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और आपके मुख्यमंत्री ने बोले और ऐसे शब्द किसी के कान सुन नहीं सकते थे। आप लोगों ने कोई लज्जा नहीं छोड़ी, निर्जल होकर तुम लोगों ने बदतमीजियां सदस्य बैठ जाएं, बर्दाश्त की, और आज आप सदस्य बैठ जाएं। ओपी शर्मा जी, कर्नल जी, सिरसा जी, आप विषय पर आ रहे हैं या मैं अगला? मैं सीएजी रिपोर्ट पर बात कर रहा हूँ। सीएजी पर आइए। ये इस तरह से बात ना करनी दी जाए, चलिए, ये अच्छी बात नहीं है। नहीं, आपको मैं मर्यादा दे रहा हूँ। हम लोग 5 मिनट आपके हो गए हैं, आप समय का सदुपयोग करें, सीएजी पर बात करें। देखिए, सीएजी रिपोर्ट सदन में पेश हुई और उस पर मैं चर्चा सुन रहा हूँ, और मैं देख भी रहा हूँ कि सीएजी रिपोर्ट में जो कहा गया है, पिछले 2 साल से ये शराब घोटाले पर आए दिन ये तमाम चीज़ें आ रही हैं, और हमारे दिल्ली सरकार के करैक्टर को जिस तरह से बदनाम किया गया, जिस तरह से करैक्टर असैसिनेशन किया गया, वो सबके सामने है। और आप इसी को करके आज सरकार में आए हैं। तो अब हम तो ये चाहते हैं कि जब आप सरकार में आ गए हैं तो आप जनता का काम करें, जनता के मुद्दों को भटकाए ना। आपने 2500 रुपए का वादा किया, 2500 रुपए की आप वादे को पूरा करें। आप एक तरफ, अब आप सीएजी रिपोर्ट में कहा गया है, बुला रहा हूं, सीएजी रिपोर्ट में कहा गया है, सीएजी की बात करिए, कि भाई नॉन कन्फर्मिंग एरियाज के अंदर ठेके नहीं खुले, उससे 941 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। कुछ लाइसेंस वापस कर दिए गए, 800 करोड़ से ज्यादा का घाटा वो हुआ। आप 2000 करोड़ के घाटे की बात कर रहे हैं कि सरकार के रेवेन्यू का लॉस हुआ। 1800 करोड़ रुपए तो ये होता है। तो हम तो ये पूछना चाहते हैं कि जो आप इतने दिन से, सीबीआई आपके पास है, ईडी आपके पास है, एसीबी आपके पास है, तमाम एजेंसी आपके पास है, और आप इतने टाइम से कर रहे हो, तो घोटाला हुआ कहां है?
ये तो एज्यूम किया जा रहा है कि ये नुकसान होता, और जो इसमें 8 अध्याय हैं, 8 अध्याय के अंदर 7 में पुरानी जो पॉलिसी है उसके बारे में कहा गया है कि उसके अंदर जो कमियां थी वो कमियां बताई गई हैं, और एक अध्याय के अंदर बताया गया कि ये इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी थी, अगर ठीक से इंप्लीमेंट किया जाता तो ये लॉस नहीं होता बल्कि फायदा होता। पंजाब के अंदर यही पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई, 1 साल में फायदा हुआ, दूसरी मर्तबा दूसरा फायदा हुआ, और जो पहली पॉलिसी उसमें फायदा नहीं हुआ। बोल ले, फिर आप बोल ले। तो हम तो ये कहना चाहते हैं कि भाई आप तमाम और एक अरे वो कोई बात नहीं, एक मिनट पॉइंट ऑफ ऑर्डर। आप इस तरह से बात करके आप ना तो मुझे डरा सकते, ना दबा सकते। माइक बंद करिए, 2 मिनट रुके। पॉइंट ऑफ ऑर्डर। देखिए, पॉइंट ऑफ ऑर्डर का मतलब है सारी कार्रवाई रुकेगी, और जो सदस्य पॉइंट ऑफ ऑर्डर यानी कि व्यवस्था का प्रश्न, व्यवस्था का प्रश्न अगर उठेगा तो पहले वो सुना जाएगा। अध्यक्ष जी, मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर है कि रिकॉर्ड के ऊपर मिसलीड किया जा रहा है इस हाउस को। सीएजी की रिपोर्ट कभी ये मेंशन नहीं करती कि इसमें करप्शन है कि नहीं। सीएजी की रिपोर्ट अनियमितताओं को जो है बताती है और उसको उजागर करती है। उसके बाद उस पर क्रिमिनल एक्टिविटी होनी है कि नहीं, उसको क्राइम एजेंसीज और पीएससी रिकमेंड करती है एक्शन के लिए। सीएजी की रिपोर्ट को यह कहना कि उसमें कहीं करप्शन लिखा, देश के इतिहास में कोई सीएजी की रिपोर्ट करप्शन के बारे में नहीं लिखती, अनियमितताओं के बारे में लिखती है। और जिस तरीके की अनियमितताएं दिल्ली में शराब घोटाले के बारे में सीएजी ने मार्क की हैं, ये तय हो गया कि ईडी और सीबीआई का जो एक्शन चल रहा था वो सही रास्ते पे चल रहा था और उसको और तेजी से लेकर जाएंगे। तो हाउस को मिसलीड नहीं किया जाए। इस सीएजी की रिपोर्ट में जो है करप्शन नहीं मेंशन है, तो इसलिए आपका पॉइंट ऑफ ऑर्डर एक्सेप्ट है, हाउस को मिसलीड ना किया जाए। आगे बढ़िए। मिसलीड नहीं कर रहा है, मेरा सिर्फ कहना यह है कि सीएजी की रिपोर्ट में तो ये एज्यूम किया गया, ये जो है नॉन कम्युनिटी एरियाज के अंदर दुकानें खुलने किसने नहीं दी, कि क्या दबाव बनाया गया। पहले साल के अंदर ही सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली, ईडी ने एफआईआर दर्ज कर ली, गिरफ्तारियां शुरू हो गई। जो ट्रांसपेरेंसी इसके अंदर थी उससे फायदा होना था, फायदा नहीं हुआ, लोग डर गए। तो ये तो तमाम एजेंसियां आपके पास थी और इन्हीं एजेंसियों का इस्तेमाल करके आज आप सरकार में आ गए, और सरकार में जिन वादों के साथ आप आए वो वादे आप पूरे कर नहीं रहे हो। 2500 रुपए महिलाओं को देने की बात आपने की थी, वो आप वादा पूरा कर नहीं रहे हो। जो आपने काम करने की बात की थी वो आप कर नहीं रहे हो। सिर्फ दिल्ली की जनता को गुमराह करने का काम ये सरकार कर रही है। अध्यक्ष जी, सीएजी की रिपोर्ट पे आपने मुझे बोलने का मौका दिया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब शुरू करिए। और चलिए, ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को लेकर जो संघर्ष हम लोगों ने पिछले 2 वर्षों में इसी हाउस में किया है, जब ये पीले पन्ने में ये रिपोर्ट आई तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, क्योंकि यही पीला रंग लेके साहबजादे केजरीवाल जी पूरे दिल्ली में अलग जगा रहे थे, और वही पीला रंग, यही पीला रंग आज उनकी कलई खोल रही है। अध्यक्ष जी, ये पीला रंग बतला रहा है। बैठिए उनका बैठिए। अध्यक्ष जी, ये पीला रंग बतला रहा है कि आम आदमी पार्टी के नेता जो इस हाउस में खड़े होकर कहते थे कि शिक्षा क्रांति लाने वाला मनीष सिसोदिया को भारत रत्न मिलना चाहिए, फिर खड़े होकर कहते थे कि स्वास्थ्य और मोहल्ला क्लिनिक मॉडल देने वाले सत्येंद्र जैन को भारत रत्न मिलना चाहिए। और अध्यक्ष जी, जब कलई खुली और रिपोर्टें जब आने लगी तो भारत रत्न देने वाला व्यक्ति समेत वो दोनों तिहाड़ के अंदर पाए गए। भ्रष्टाचार का एक नया परिभाषा कि झूठ भी बोलना है, गाल भी बजाना है और चोरी भी करना है। अरे भाई साहब, बैठ जाइए, अब समय बीत चुका है आप लोगों का। जी, आप अपनी बात कहिए। हाँ, आप अपनी बात। अध्यक्ष जी, दिक्कत ये है, आप अपनी बात कहिए कि अध्यक्ष जी, आपको चेतावनी दे रहा हूं, आप अपना स्थान ग्रहण करें। अध्यक्ष जी, इसको बाहर मत भेजना। आगे बढ़िए। बाहर मत भेजना। अध्यक्ष जी, अबे जी, आप कंटिन्यू रखिए।
नहीं तो मैं अगले वक्ता को बुलाऊंगा, क्योंकि समय की मुझे ध्यान रखना है। अध्यक्ष जी, मैं ये कह रहा आप अपनी हूं बात कहते जाइए, आप बैठ जाइए। कि पहले की जो व्यवस्था थी लीकर पॉलिसी की, उसमें मैन्युफैक्चरर एक आदमी होता था, स्टॉकिस्ट एक आदमी होता था, रिटेलर एक आदमी होता था, और इनके माध्यम से शराब कंज्यूमर के पास। ओपी शर्मा जी, अभय जी आप कंटिन्यू करिए। कंज्यूमर तक शराब पहुंचने में ये तीनों चेन के पास सारे सिस्टम का चेक होता था। लेकिन आज सुबह सब साइलेंट हो गए प्लीज। आज सुबह जब माननीय सदस्य सतीश उपाध्याय जी ने जब व्याख्या की इस सीएजी रिपोर्ट को, तो उन्होंने बताया कि पारदर्शिता नहीं रखा, मूल्य के निर्धारण का कोई व्यवस्था नहीं रखा, और 3 लोगों में तीन प्राइवेट प्लेयर में पूरा शराब नीति बना के उनके हवाले दिल्ली को कर दिया गया। अध्यक्ष जी, ये सच है कि ये सीएजी की रिपोर्ट केवल सरकार की खामियों को बताया है, इसमें कोई दुरेज नहीं है। जो कमियां सरकार की रही नई लीकर पॉलिसी लागू करने में, उसके कारण 2002 करोड़ रुपए के नुकसान हुए हैं। लेकिन मैंने सरकार से एक पत्र लिखा था और सरकार का जवाब आया, वो जरूर हम सबको जानने की जरूरत है। सर, जो पीरियड था नई पॉलिसी का, वो 1 नवंबर 2021 से 1 सितंबर 2022 तक वो पॉलिसी लागू रही, और उस दौरान जहां पे 1,32,000 लीटर दारू महीने में बिकते थे, अचानक सेल 2,45,000 लीटर दारू के हो गए, और पूरे उस पीरियड में 22 करोड़ लीटर दारू बिके। और अगर पिछले साल उसी पीरियड को देखते हैं तो सिर्फ 12 करोड़ लीटर दारू बिके। अचानक 12 करोड़ लीटर दारू बिकने वाले पीरियड में 22 करोड़ दारू कैसे बिक गया, कौन लोगों ने खरीदा? और बेनिफिट आप देखिए, 22 करोड़ दारू बेचकर मात्र 540 करोड़ रुपया बैट पे आता है। पिछले साल सरकार ने जब 12 करोड़ लीटर शराब बेची तो 1241 करोड़ रुपया आया था खजाने में। अगर 22 करोड़ शराब को पिछले साल के हिसाब से रेट से कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 2225 करोड़ रुपया सिर्फ बैट पे आता है, एक्साइज ड्यूटी की बात मैं नहीं कर रहा। तो इतना बड़ा झटका, इतना बड़ा खजाने को चूना